जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेक्चर स्लाइड शेयर करते हैं हम। ये मैंने आपके स्लाइड शेयर की है, आपको नजर आ रही है बेटा? यस मैम। कल हमने ये प्रॉब्लम किया था और यहाँ पे हमने इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे अपनी क्लास जो है वो खत्म की थी। आज हमने कोई नई चीज नहीं पढ़नी, हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 2-3 प्रॉब्लम्स की और हम देखेंगे कि जो प्रोसीजर है उसको हम रिपीट करें ताकि वो हमारे जहन में क्लियर हो जाए। अभी तक हमने सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स के सोल्यूशन के बारे में बात की थी और सेकेंड ऑर्डर सर्किट के सोल्यूशन में हमने देखा था कि आपने अगर एक सेकेंड ऑर्डर सर्किट को सॉल्व करना है तो उसका रिस्पॉन्स या तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स हो सकता है या कंप्लीट रिस्पॉन्स, जिसमें कि कुछ फोर्सिंग फंक्शंस भी शामिल हो। तो अगर तो नेचुरल रिस्पॉन्स है तो उसमें सिर्फ ट्रांजिएंट कंपोनेंट होगा, लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट रिस्पॉन्स है यानी देयर इज अ फोर्सिंग फंक्शन इन द सर्किट, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स होगा उसका एक ट्रांजिएंट कंपोनेंट होगा और एक स्टेडी स्टेट कंपोनेंट होगा। तो उस हालत में उसका जो काम करने का तरीका है वो हमने देखा था कि क्या है, हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। और अगर आपके पास जो सर्किट है जो कभी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो सीरीज में है तो या पैरेलल में है, और सीरीज और पैरेलल से मुराद ये है कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो या सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों, तो आप सर्किट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, आप उसका जीटा फाइंड करेंगे, उससे आपको पता चलेगा किसकी डैम्पिंग रेशियो क्या है, और फिर आप डैम्पिंग रेशियो की मदद से डिसाइड करेंगे कि इसका सोल्यूशन जो है उसकी फंक्शनल फॉर्म क्या होगी, यानी वो देखने में मैथमेटिकली किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो सकता है, और फिर आप उसको आगे देकर चलेंगे। आप वैल्यूज फाइंड करेंगे इनिशियल कंडीशन की मदद से कांस्टेंट की, एंड यू विल सॉल्व द सर्किट। तो ये एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये मेरे सामने है, ये मैं सोच रही थी कि इसको हम करें और इससे हम थोड़ी सी हमारी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पर इस सर्किट में आप देखिए इस सर्किट को, और आप मुझे बताएं कि इस सर्किट को सॉल्व करते हुए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैम आर इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, आर इक्विवेलेंट जो है हम निकालेंगे, और हमने कहा था कि एलसी पेयर को देख के बाकी जो आर इक्विवेलेंट नजर आएगी। तो ये जो एलसी पेयर है ये सीरीज में है या पैरेलल में है? मैम सीरीज में हो जाएगा। मुश्किल है क्योंकि R1 और R2 लगे हुए हैं बीच में। नहीं, कहना मुश्किल नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि कहना मुश्किल है। क्या ये सीरीज में है, क्या ये पैरेलल में है, या क्या ये सीरीज पैरेलल दोनों में नहीं है? आप एक डेफिनेट आंसर देंगी, बताएं। मैम ये दोनों में पैरेलल। आप क्या कह रहे हैं? ना सीरीज में ना पैरेलल। सीरीज में। ठीक है, सीरीज में देखिए सीरीज में है। अच्छा, सीरीज में होने के लिए जरूरी होता है कि जो दो कंपोनेंट्स आपस में सीरीज में है उनके बीच में एक सिंपल नोड हो। सिंपल नोड से मुराद ये बस दो कनेक्शन, ठीक है? क्या ये एक सिंपल नोड है? कितने कंपोनेंट कनेक्टेड हैं इस नोड के ऊपर? तीन। तीन कंपोनेंट, L कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है और C कनेक्टेड है। ये सिंपल नोड नहीं है। क्या ये सिंपल नोड है? नो मैम। नो मैम। नहीं, यहाँ पे भी R2 कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है और VS कनेक्टेड। इसका मतलब है C तो किसी भी चीज के साथ सीरीज में नहीं है, R2 भी किसी भी चीज के साथ सीरीज में नहीं है, पहली बात। अब एलसी पेयर को हम पैरेलल में देख लेते हैं। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? मैम पेयर ऑफ नोड शेयर होना चाहिए इनके दोनों नोड शेयर। बिल्कुल, शाबाश। अब देखो ये L और C ये नोड तो शेयर करते हैं, इसको मैं नोड 1 कह देती हूँ। क्या L और C नोड 2 भी शेयर करते हैं? नो मैम। नहीं। नो मैम, तो बीच में रजिस्टर आ ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास LC जो है ना वो सीरीज में है ना वो पैरेलल में है। इनको हम दोनों तरीकों से हैंडल नहीं कर सकते, ना ये सीरीज है ना पैरेलल है। फिर क्या करें? इसका जीटा क्या होगा? हमें तो सीरीज का जीटा आता है और पैरेलल का जीटा आता है, हमें तो कुछ नहीं आता। तो उसका तरीका ये है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो एलसी पेयर है ना वो सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, तो आप सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वो लिख लें। ठीक है,
एक्स ऑफ टी इनपुट का कोई फंक्शन है और वाई जो है वो आउटपुट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली वी नॉट है। वो कहता है ये वाली वोल्टेज जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है ये फाइंड करो। तो अगर आपने वी नॉट फाइंड करनी है और आपके पास एलसी जो है वो ना सीरीज में है और ना पैरेलल में है, तो आप इस सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से डेवलप करेंगे। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करनी है। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करनी है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करनी है हमने वी नॉट के सोल्यूशन के लिए। आज से पहले जब आप रेजिस्टिव सर्किट पढ़ते थे और आप सोल्यूशन के लिए सर्किट जो है उसमें इक्वेशंस डेवलप करते थे, तो कैसे डेवलप करते थे? क्या आपके पास उसमें टूल्स होते थे? या जैसे हमने सीरीज आरएलसी की या पैरेलल आरएलसी की है, तो किन टूल्स की मदद से हमने काम किया? हमारे पास कोई वही बेसिक रूल्स के टूल है ना, केवीएल है, केसीएल है, रेजिस्टेंस का रूल है ओम्स लॉ, कैपेसिटर का रूल है IC इज इक्वल टू C dVc by dt, और इंडक्टर का रूल है VL इज इक्वल टू L diL by dt। ये हमारे पास 4-5 रूल्स हैं जिनकी मदद से हम हर जगह इक्वेशंस डेवलप करते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। हम ये रूल्स अप्लाई करके और हम यहाँ पर V नॉट के लिए एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। और याद रखिए कि V नॉट इज VC, V नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ तो 2-3 तरीके हैं। ये देखिए, ये एक नोड है, इस नोड के ऊपर मैं KCL लगा सकती हूँ। ठीक है, ये एक लूप है, इस लूप के ऊपर मैं KVL लगा सकती हूँ। ये एक लूप है, इसके ऊपर मैं KVL लगा सकती हूँ। यानी ये मेरे ऑप्शंस हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेट्स से कि मैं कहती हूँ KVL लगाओ। ये आपके पास लूप है ना R2, R1, L और VS वाली, इसके ऊपर KVL लगाओ। तो KVL लगाने के लिए सबसे पहले आप वोल्टेज की पोलैरिटीज जो कि आपने डिफाइन की हैं उनके लिहाज से आप लगा दें। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसमें से दो चीजें इरेज कर दूं ताकि जरा थोड़ा साफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो अगर C के अक्रॉस V नॉट है तो R2 क्योंकि C के पैरेलल में लगा हुआ है, लिहाजा इसके अक्रॉस भी इस पोलैरिटी से वोल्टेज V नॉट है। फिर इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसका नाम मैं रख लेती हूँ IL। इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसका नाम मैं रख लेती हूँ I, और इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसका मैं नाम रख लेती हूँ IC। तो मैंने सबसे पहले तसल्ली के साथ पैसिव साइन कन्वेंशन लिया कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए, और उस लिहाज से करंट्स और वोल्टेजेस जो है वो स्पेसिफाई करती है। पैसिव साइन कन्वेंशन से मुराद ये कि वोल्टेज में आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को इन होना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पैसिव कंपोनेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो रेड कलर की मैंने एक लूप बयान की है, इस पे अगर मैं KVL लगाऊं तो क्या बनेगा? KVL व्हाट इज द वोल्टेज राइज? चलो मैं कहती हूँ VS वोल्टेज राइज है। अगर VS वोल्टेज राइज है तो R1 के क्रॉस वोल्टेज जो है, लेट मी कॉल दिस VR, और ये VR है, और ये VL है। तो VS अगर राइज है तो VR राइज है या ड्रॉप है? मैम ड्रॉप होता है रजिस्टर के अक्रॉस। नहीं, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता नहीं है। ये रूल नहीं यूज करना। आपने रूल ये यूज करना है कि ये VS का पॉजिटिव टर्मिनल है और इसको मैंने कहा कि वोल्टेज राइज है, तो जो मैंने VR की वोल्टेज डिफाइन की है क्या उसका पॉजिटिव टर्मिनल VS के साथ एडजेसेंट है? अगर तो एडजेसेंट है तो ये उल्टे हैं, वो अगर राइज है तो ये ड्रॉप है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो फिर मैं इसको भी राइज ही मानती। ठीक है, आपने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये एडजेसेंसीज देख के आपने डिसाइड करना है कि आपके पास ये वोल्टेज राइज है या ड्रॉप। ठीक है, तो VR जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एडजेसेंट है। VL क्या होगा? अगर VR जो है वोल्टेज ड्रॉप है और VS वोल्टेज राइज है तो VL क्या है? ये भी ड्रॉप है। ये भी ड्रॉप है, इसलिए कि ड्रॉप हो रहा है जी, क्योंकि VR के नेगेटिव टर्मिनल के साथ L का पॉजिटिव टर्मिनल एडजेसेंट है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। एंड व्हाट अबाउट V नॉट? मैम ये भी ड्रॉप है। ये भी ठीक है।
अब जनाब मेरे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं। वी एस इज द सोर्स, मुझे अपनी फाइनल इक्वेशन में ये चाहिए। वी नॉट इज द वैल्यू दैट आई वांट टू फाइंड आउट, ये भी मुझे अपनी फाइनल इक्वेशन में चाहिए। अलबत्ता वी आर और वी एल जो है ये दो एक ऐसे अननोन पैरामीटर्स हैं जिनको कि मैं चाहती हूँ कि दे शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। अब मैंने वी नॉट की टर्म्स में तो डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन वी आर और वी एल को मैं एक सिंगल पैरामीटर आई एल की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ। उसका मुझे फायदा ये होगा कि बजाय इसके कि मैं वी नॉट की टर्म्स में वी एल को भी डिफाइन करूँ, मैं वी आर को भी डिफाइन करूँ, मैं आई एल को वी नॉट की टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूंगी एंड आई विल बी ऑल सेट। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू, अब वी आर इन टर्म्स ऑफ आई एल क्या है भाई? मैम IL R1 और वी एल इन टर्म्स ऑफ आई एल क्या है? मैम IL और 60 आ चुका है इसके। मैं भी इधर हम लोग वो लगाएंगे क्वेश्चन। यस मैम, DIL और DT। ठीक हो गया, प्लस वी नॉट। अब इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ आई एल है जो कि डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, एंड आई विल हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन और सम काइंड ऑफ इक्वेशन फॉर माय सर्किट। ठीक है, तो अब मैं उसकी तरफ आती हूँ। चलो जी, मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे पास नोड है, इस नोड में मैं KCL लगाती हूँ। ठीक है, इस नोड के ऊपर मैं KCL लगाती हूँ। व्हाट इज द नोड इन, व्हाट इज द करंट इनटू द नोड? IL. And what is the current leaving the node? I and IC. मैम I अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने IL को डिफाइन करना था इन टर्म्स ऑफ V नॉट। क्या I डिफाइन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ V नॉट? जी मैम V0 ओवर R2 से। क्या IC डिफाइन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ V नॉट? यस मैम C dV0/dt। अच्छा, अब IL तो मुझे इन टर्म्स ऑफ V नॉट मिल गया, मैं अपनी इक्वेशन में रिप्लेस कर लूंगी। क्या मुझे DIL/dt भी मैं मालूम कर सकती हूँ? वो एक मुझे वो चाहिए था, तो वो हो जाएगा 1 ओवर इक्वल टू 1 ओवर R2 dV नॉट बाई dt प्लस C d2 V नॉट ओवर dt। ये जो ऊपर इक्वेशन थी ना ये वाली, इसको मैंने एक दफा डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो मेरे पास IL भी इन टर्म्स ऑफ V नॉट आ गया और मेरे पास DIL/dt भी इन टर्म्स ऑफ V नॉट आ गया। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 2, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 3। और मेरे पास अब जो है वो फाइनली अगर मैं 2 और 1 को 3 में रिप्लेस कर दूं तो आई विल हैव, अब मैं जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है उसको पहले लिखने लगी हूँ, ये है जी L DIL/dt, सॉरी इसको जी जी, ये देखिए ये है LDIL/dt। तो L तो मैंने ले लिया और DIL/dt मेरे पास है 1 ओवर R2 dV नॉट बाई dt प्लस C d2 V नॉट ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा पहला टर्म होगी। दूसरी टर्म है जी R1 IL, so that is equal to plus R1 and IL is equal to V naught over R2 plus C dV naught by dt। ठीक है, और प्लस V naught is equal to VS। चेक कर लें जी। ठीक है, तो ये देखो आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हर टर्म जो है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ V नॉट। मैं जरा इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिखती हूँ। दिस इक्वेशन बिकम्स LC d2 V नॉट over dt square plus L over R2 plus R1C dV naught by dt plus 1 plus R1 over R2
V नॉट इज इक्वल टू VS। ये देखिए जी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे मैच करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे मैच करने के लिए जरूरी है कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट 1 हो। तो इस सारी इक्वेशन को 1/LC से डिवाइड कर लो एंड यू विल हैव d2v by dt square plus 1/LC L over R2 plus R1C d2v by dt square plus 1/LC 1 plus R1 over R2 V naught is equal to VS। ये ले जाना, आपके पास बिल्कुल एक स्टैंडर्ड किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो हमें क्या पता चला? हमें पता ही चला कि जब हमारे पास LC पेयर जो है वो ना सीरीज में हो और ना पैरेलल में हो, तो हमें फिर फंडामेंटल KVL और KCL के और बेसिक सर्किट के जो एलिमेंट्स के रूल्स हैं उनको अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन डेवलप अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन? मैम ये d स्क्वायर V नॉट नहीं आना चाहिए, आपने V लिखा है सिर्फ। मैंने सारे V कर दिए, चलो V नॉट कर देते हैं। और मैम ये साइड्स पर नहीं डिवाइड करना चाहिए था LC से, मतलब एक साइड पर आपने खाली LC से डिवाइड किया ना इक्वेशन के। वेरी गुड। अब ठीक है, चेक करो। यस मैम ये जी मैम आप सही है। ठीक है, अब मैं इसमें से ना कुछ जो फालतू चीजें इरेज करती हूँ ताकि हम और कुछ चीजों के ऊपर जो है वो और कर सकें। अच्छा, अब मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैम कंपैरिजन करना चाहिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाश, वेल डन। हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे कि हमने जब भी जो भी सोल्यूशन करना है उसके लिए मुझे ओमेगा नॉट की वैल्यू चाहिए और मुझे जीटा की वैल्यू चाहिए। जब तक जीटा और ओमेगा नॉट ये दो चीजें मेरे पास नहीं आती, मैं सर्किट का सोल्यूशन नहीं कर सकती। उनका सोल्यूशन मुझे उधर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ही जाके करना पड़ेगा कि भाई जीटा की वैल्यू ये है तो सोल्यूशन ऐसा होगा और वो है तो वैसा होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो काम करने के लिए जरूरी है कि मैं कंपेयर करूं। तो पहले मैं 2 जीटा ओमेगा नॉट वाली वैल्यू कंपेयर करूं या पहले मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर को कंपेयर करूं? मैम जी मैम ये जो लास्ट इक्वेशन आपने लिखी है इधर d स्क्वायर V नॉट ओवर dt स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ये सिंगल आना चाहिए, सिंपल फर्स्ट। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी। ये सेकंड डेरिवेटिव भी आएगा। मैम ये जो 1/LC जो ब्रैकेट में लिखा है ना इसके साथ मैम ये जो सेकंड टर्म है मैम ये सिंपल नहीं होनी चाहिए, सिंपल dV नॉट ओवर dt। ठीक हो गया? यस मैम ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे पे कड़ी नजर रखा करें क्योंकि मैं बहुत गलतियां करती हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो साथ 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 चला गया। इट्स रियली नाइस, आज मुझे पढ़ा के अच्छा लग रहा है कि आप लोग अटेंटिव हैं। अच्छा जनाब, अब मुझे बताइए कि हम जो है हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या आ रहा है भाई? मैम उसको हम इक्वेट करेंगे मैम 1/LC into 1 plus R1 over R2 से। ठीक है, इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। ये हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और इसको अगर मैं कहूँ ओमेगा नॉट क्या है तो वो है जी 1/LC 1 plus R1 over R2 over LC अंडर द रूट। ठीक है जनाब? यस मैम। अच्छा, अब ये अगर मेरे पास है तो पहले सबसे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि क्या ये वाकई ओमेगा है। क्या ये 1/सेकंड्स के जो रूल्स हैं कि ओमेगा का जो पैरामीटर है वो 1/सेकंड होना चाहिए, उसको फुलफिल करता है या नहीं? मुझे बताओ 1 के डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशनलेस है। R1 over R2 के डायमेंशंस क्या होंगे? मैम डायमेंशनलेस की मैम डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशनलेस है। और डिनोमिनेटर में जो है वो, प्लीज एक मिनट जरा हो कीजिए। I'm so sorry about that. अच्छा जी,
तो यहाँ पर 1/LC अंडर द रूट जो है वो आपको याद है, हमारे पास जो बेसिक भी ओमेगा नॉट आता था जो सीरीज और पैरेलल का, दैट वाज 1/LC अंडर द रूट। तो देखा जाए तो डायमेंशंस यहाँ पर भी ओमेगा नॉट के क्या हैं, वही हैं जो 1/LC अंडर द रूट के थे। तो ये चीज जो है दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। तो हमें थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि हमने जो काम किया था वो ठीक होगा। इसको कहते हैं डायमेंशनैलिटी चेक। आप अपने आंसर की डायमेंशंस चेक करते हैं और अगर वो डायमेंशंस आपकी सही आ रही हो तो 99% चांस होता है कि आपकी डेरिवेशन जो है वो ठीक है। तो ये तो जनाब आ गया ओमेगा नॉट। और 2 जीटा ओमेगा नॉट क्या है? 1/LC L/R2 प्लस R1C। ठीक है, मैंने लिखी है 2 जीटा ओमेगा नॉट की वैल्यू। बच्चों बताएं। यस मैम, यही आती है। ठीक है, तो जीटा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा नॉट 1/LC L/R2 प्लस R1C। ऑलराइट, अब जो 1/2 ओमेगा नॉट है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस बिकम्स LC over 1 plus R1 over R2 under the root into 1/LC and that is equal to L/R2 plus R1C। ऑलराइट, और इनको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये बनता है जनाब 1/2 into 1/1 plus R1 over R2 and that becomes not becomes 1/L। ये LC जो है इसको 1, ये LC अंडर द रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1/R2 L/C under the root plus R1 C/L under the root। चेक कर लें प्लीज। चेक कर लें जनाब। मैम ये आपने 2 जीटा ओमेगा की इक्वेशन कैसे लिखी है? मैंने ऐसे लिखी है कि मैंने कहा ये जो सेकंड कम है ना पैरामीटर मल्टीपल ऑफ dy/dt दैट इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा नॉट। मैम यस सर। आपने अंडर रूट LC के साथ क्या ऑपरेशन किए? जो लास्ट इक्वेशन से सेकंड लास्ट इक्वेशन है उसमें 1/√LC जो न्यू मैंने कहा ये अंडर रूट LC जो है ना वो इसको अंडर द रूट LC कर देगा। अच्छा सही है। और फिर 1/√LC को हर जो टर्म थी L/R2 उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और R1C के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। मैम ये स्क्वायर रूट आना चाहिए ना, 1/√1 प्लस R1 over R2, वो ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है जो लास्ट इक्वेशन आपने लिखी। अब ठीक है, चेक करें। यस मैम ठीक है, आप सही हो गए। अच्छा, अब आपने ये वैल्यूज अभी देख लो तसल्ली के साथ कि मैंने जो फाइंड किया है क्या है, ये इज इट करेक्ट? यस मैम अब ठीक है, सही हो गया। सही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरे जवाब ठीक है? मैं डायमेंशनैलिटी चेक करना चाहती हूँ। 1/2 क्या है, डायमेंशनलेस है? यस मैम। 1 प्लस R1 over R2 अंडर द रूट जो है क्या ये डायमेंशनलेस है? यस मैम। यस मैम। 1/R2 अंडर द रूट L/C क्या ये डायमेंशनलेस है? ये पैरेलल के जीटा जैसा है, आपको याद है? यस मैम। ठीक है ना, ये भी डायमेंशनलेस है। R1 अंडर द रूट C/L क्या ये डायमेंशनलेस है? यस मैम। ठीक है,
इस जीटा की टर्म आ रही है उसी एक्सप्रेशन जो हम पहले फाइंड करते रहे, तो इसका मतलब ये है सारी टर्म्स डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जीटा डायमेंशनलेस है। देयर इज अ चांस, बिल्कुल सही है, चांस क्या, तकरीबन आई कैन बी श्योर कि मेरे पास जीटा जो है ये ठीक आया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका मतलब है मैंने ओमेगा नॉट भी फाइंड कर लिया और मैंने जीटा भी फाइंड कर लिया एंड आई एम ऑल सेट। अब मैं इसको जरा सॉल्व करना चाहती हूँ, ठहरे वो भी हम करके देखते हैं, इसका थोड़ा सा आगे काम करते हैं। मैं कहती हूँ जीटा मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 1/1 प्लस r1 ओवर r2 अंडर द रूट 1 ओवर r2 अंडर द रूट c ओवर l into plus r1 under the root c over l। ठीक है, ये मेरे पास जीटा की वैल्यू आई, आई एम ऑल सेट। अब मैं थोड़ा सा जो है ना उस प्रॉब्लम को फर्दर लेकर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई फोर्सिंग फंक्शन लगाऊं। ठहरे मैं एल और सी और आर की वैल्यू जो है ना वो पिछले सवाल से बोरो कर लेती हूँ और वहां से हम उसको लेके चलते हैं। जी, अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई हार्डवेयर भी लगा हुआ है और मैं इसकी वैल्यूज जो है वो मालूम करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ एक कंप्लीट प्रॉब्लम हम आज कर लें जिसमें कि हमारे पास ये भी इशू हो कि सीरीज पैरेलल नहीं था और इनिशियल कंडीशंस और जो कुछ भी है वो सब कुछ हम यहाँ पर इसको तसल्ली के साथ देख लें। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो सोर्स है दिस इज इक्वल टू 540 greater than 0 या this is equal to 140 greater than 0 and it is equal to 040 less than 0। तो क्या मैं सोर्स को एक यूनिट स्टेप से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? कैन आई से इट्स अ यूनिट स्टेप? खैर मैं बनाती हूँ, लेट मी राइट इट डाउन। ध्यान से रिपीट कर दे, समझ नहीं आया क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ अगर मैं कहूँ कि Vs is equal to 2u of t, तो आप क्या समझोगे कि Vs क्या है? एक्सपोनेंशियल कोई है सोर्स? नहीं, ना 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 ना, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, पहली क्लास में यूनिट स्टेप बताया। यूनिट स्टेप सिग्नल आप यस मैम, वो दिस इज 2 t की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वो बताया था आपने, याद आ रहा है। दिस इज 2u of t। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिग्नल बजाते खुद एक स्विचिंग ऑपरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वैल्यूज मैं पीछे से बोरो कर लेती हूँ, 1 and 1/36 और कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो 12 ओम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो है जी ये 1/36 है। मैम ये आप 2u of t सपोज करी है? हाँ, मैं ऐसी एक वैल्यू ले रही हूँ ताकि आपको एक एक्सरसाइज करा सकूं। अच्छा, और ये एक्चुअली मैम यूनिट स्टेप फंक्शन में कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स ओपन और शॉर्ट नहीं बिहेव करते क्योंकि वो बहुत यूनिट स्टेप कैपेसिटर और इंडक्टर से कोई रिश्तेदारी नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैपेसिटर जो है ना वो, अब एक बात आप लोग समझ लो और उसको पक्का कर लो, कैपेसिटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कैपेसिटर नो मैटर व्हाट। यूनिट स्टेप लगा दो, स्विच लगा दो, एक्सपोनेंशियल लगा दो, लॉगरिथमिक सोर्स लगा दो, जो मर्जी लगाओ, साइनोसॉइडल लगा दो, कैपेसिटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कैपेसिटर। इंडक्टर इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन इंडक्टर। इंडक्टर के लॉज और कैपेसिटर के लॉज और रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ हर हाल में प्रिवेल करेंगे। सोर्स में क्या लगाती हूँ मेरी मर्जी, रंग बिरंगे डिजाइन होते रहते हैं और बनते रहते हैं, लेकिन बेसिक सर्किट लॉस कभी चेंज नहीं होते। ठीक हो गया? अच्छा सर, अब मैंने ऐसे इनको एक कुछ वैल्यूज जो है ना पीछे से मदद लेके इनको असाइन कर दी। अब मुझे बताएंगे आपका सोल्यूशन कैसा होगा? क्या सर्किट में सोर्स लगी हुई है, V नॉट फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा? ये होगा जी V नॉट ट्रांजिएंट प्लस V नॉट स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स तो नहीं है, ये तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है क्योंकि इसमें फोर्सिंग फंक्शन है। अच्छा जी, अब बी नॉट ट्रांजिएंट जो है, अब 2-3 काम मैंने करने, या तो मैं पहले इनिशियल कंडीशंस फाइंड कर सकती हूँ, अगर आप लोग कहते हैं तो हम पहले इनिशियल कंडीशंस फाइंड कर लेते हैं, और अगर आप कहते हैं तो हम पहले इसका जीटा फाइंड कर लेते हैं, जो जिस तरह से भी आप इसके लिए काम जो है वो करना चाहें। पहले हम चले, जीटा हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जीटा इज इक्वल टू 1/2 into 1/1 plus what is r1 over r2, 8/12, that is 2/3,
2/3 into 1/R2 क्या है हमारे पास is 12, C/L is equal to 1/36 प्लस R1 जो है that is equal to 8 और C/L जो है that is equal to 1/36। चेक करें ये मैंने ठीक लिखा है और ये this will be equal to 1/2 and I will have 3/5 under the root into 36 का हो गया 6 और ये हो गया 6/12 plus 8/6। 1 and 2 and whatever this is 2 and 3 and this is 4. Secant this is equal to 1/2 under the root 3/5 into 1/2 plus 4/3। ये जरा सिंप्लीफाई करके हुजूर मुझे फटाफट जीटा की वैल्यू बताएं। अपनी कैलकुलेटर निकालें और जल्दी से जीटा की वैल्यू बताएं, हमारी क्लास ही ना खत्म हो जाएगी। मैम 0.7100 0.71 वैल्यू आ रही है। 0.71 आ रहा है। यस मैम। जी मैम ठीक हो गया, हमारी वैल्यू आ गई 0.71। ये किस किस्म की डैम्पिंग है भाई? मैम ये 0 और 1 के दरमियान में है ना, तो ये अंडर चलो एक तो मुझे ये पता चल गया। दूसरा मुझे बताओ कि v स्टेडी स्टेट क्या होगा? v स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू v एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमारे पास यहाँ लगा हुआ है 2 और ये है, ये शॉर्ट है, ये है और ये हमारे पास ओपन है। जी क्या नजर आ रहा है? ये है 8 और ये है 12। v नॉट एट इंफिनिटी क्या होगा? वोल्टेज डिवाइडर जरूर लगाएंगे। लगाइए। मेरा तो खालिस जी जी बताइए। 1.2 हाँ जी 12 के क्रॉस 1.2 होगा, रेट के क्रॉस 0.8 बिल्कुल 1.2। तो v नॉट स्टेडी स्टेट जो है, तो आपके पास v आउट फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 जो आएगी वो होगी जनाब a e रेज टू पावर माइनस अल्फा t कॉज ऑफ ओमेगा dt प्लस थीटा प्लस आपने भी क्या बताई थी मुझे वैल्यू 1.2। ये ले सर, ये अब आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या फाइंड करना है? और अल्फा और ओमेगा डी मेरा ख्याल है आई होप कि आप फाइंड कर सकते होंगे। आपके पास अल्फा की वैल्यू भी जो है दैट इज इक्वल टू जीटा इनटू ओमेगा नॉट और आपके पास जो है वो ओमेगा डी की वैल्यू होती है 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट इनटू ओमेगा नॉट। तो वहां से आप अल्फा और इसकी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। अब आपने मालूम क्या करनी है? अगली चीज मालूम करने वाली क्या है? इनिशियल कंडीशंस। यस मैम ये मालूम करना है इज इक्वल टू 71। ठीक है, ओमेगा नॉट भी जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/1 प्लस R1 over R2 that is equal to 8/12 that is equal to 2/3 divided by LC that is equal to 1/36 under the root that is equal to 5/3 7.7 into 36 and 7.74 7.74। हम अपनी आसानी के लिए इसको कहते हैं ये 8 है ताकि हमारी थोड़ी जिंदगी आसान रहे। ठीक है, अच्छा तो आपके पास ओमेगा नॉट भी आ गया, जीटा भी आ गया है। यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ओमेगा डी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दोनों की दोनों चीजें कैलकुलेट करें और इसमें रिप्लेस कर दें। ठीक है, सो नाउ लास्ट काम इसमें करने वाला क्या है? इसमें लास्ट काम है जनाब कि हमने इसका फाइंड करनी है इनिशियल कंडीशंस। कौन कौन सी इनिशियल कंडीशंस? वी नॉट एट टी 0 प्लस एंड डी वी नॉट बाई डी टी एट 0 प्लस। ये दो चीजें हैं जो कि हमने फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करेंगे। फाइंड करके हम
इनिशियल कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी एंड वी विल बी ऑल सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि बिल्कुल हमने स्क्रैच से शुरू किया और इसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं थी और हमने उसको सॉल्व कर लिया। मैं ये करवाना चाह रही थी ताकि हम हर चीज़ को जो है वो फाइनली एक दफ़ा कवर कर लें, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। लेट्स जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस। बीटा भी पता चल गया हमें और ओमेगा नॉट भी पता चल गया एंड वी आर ऑल सेट। अच्छा जनाब, अब जरा इनिशियल कंडीशन पे थोड़ी रोशनी डाल रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे आपका सर्किट ये है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट ही हुई है, ये है इंडक्टर जी। मुझे बताइए IL 0 माइनस क्या होगा? जल्दी से बताएं, देख के सामने सर्किट है, कोई फोर्सिंग फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीजें ठंडी पड़ी हुई है। IL 0 माइनस क्या होगा? जीरो। सॉल्व करने की क्या बात है? IL 0 माइनस इज इक्वल टू 0 माइनस V out 0 माइनस क्या होगा? जीरो। जीरो मैम। एब्सोल्युटली। फिर V out 0 प्लस क्या होगा? जीरो। ठीक, एक इनिशियल कंडीशन तो हमने फाइंड कर ली। अब हम इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं जनाब। इसको हम करते हैं, क्या उसे कहते हैं, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है। और हमने तसल्ली से रखना है कि हम इनिशियल कंडीशन क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कर रहे हैं डी, क्योंकि वी आउट एट 0 प्लस तो पता चल गया ना, डी वी आउट बाई डी टी एट 0 प्लस, तो दैट इज इक्वल टू, अब ये ख्याल रखिए कि ये किस चीज़ के क्रॉस वोल्टेज है। अगर तो ये किसी R1 के क्रॉस वोल्टेज होती है, ऐसा कुछ होता, तो फिर हम इसका एनालिसिस करके मालूम करते हैं कि डी वी आउट बाई डी टी एट 0 प्लस क्या है। यहाँ पे आसानी ये है कि ये किस चीज़ के क्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस। तो ये है 1/c into c dv out by dt, or in other words this is equal to 1/c ic at 0 plus. So what do we need to find out? We need to find out ic at 0 plus. ये इंडक्टर है और ये मेरे पास सोर्स लगी हुई है, t is equal to 0 plus पे 2 वोल्ट की सोर्स 0 प्लस पे बन जाएगी, ये है। और ये मेरे पास कैपेसिटर है और ये ic है और ये R1 है और ये R2 है और ये IL है। अब आप मुझे बताइए कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी t इज इक्वल टू 0 प्लस पे? 16 वोल्ट्स। किस खुशी में? t इज इक्वल टू 0 में R2 के अक्रॉस क्या वही वोल्टेज नहीं होगी जो V0 है? यस मैम, 1.2 वोल्ट वही वोल्टेज होगी। और V0 0 माइनस पे क्या थी? ऊपर पढ़े। 1.2 वोल्ट। नहीं, V0 0 माइनस पे क्या थी? ये मैंने लिखा मैम 0 वोल्ट। 0 थी। तो V0 0 प्लस पे भी क्या होगी? 0। मैम तो 0 ही होगी। 0 प्लस पे कितना करंट गुजरेगा? मैम 0 ही होगा। 0 गुजरेगा क्योंकि उसके क्रॉस 0 वोल्टेज है। IL 0 माइनस पे क्या था? मैम 0 था। तो IL 0 प्लस पे भी क्या होगा? 0 हो जाएगा मैम, ये भी 0 होगा। अगर IL भी 0 है और R2 में से गुजरने वाला करंट भी 0 है तो KCL क्या कहता है कि लाजमन IC भी क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा। तो आपके पास दोनों इनिशियल कंडीशंस क्या आई हैं? बोथ इनिशियल कंडीशंस आर 0। अपनी इनिशियल कंडीशंस इस इक्वेशन में रिप्लेस कीजिए और a और थीटा की वैल्यू मालूम कीजिए एंड यू आर ऑल सेट। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। हरगिज ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड नहीं कह देना कि ना अब इसमें तो 1.8 वोल्ट मुझे लग रहा है। नहीं भाई, उसके ऊपर रूल अप्लाई करो और रूल अप्लाई करके उस काम को करो। बिल्कुल ये सर्किट एनालिसिस प्रिसीजन का काम है। इसमें कोई चीज़ भी आपके दिमाग में गायब से नहीं आएगी, हर चीज़ आपको देख के एनालाइज करके करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कहते ही, इसका नाम आई होप आपको याद हो, नेटवर्क एनालिसिस। ये एनालिसिस है, सो यू रियली हैव टू पे अटेंशन। आपने इसको एनालाइज करके करना है। तो ये पूरा जो हमने काम किया है ये आप लोगों को समझ आ गया? जी मैम।
दैट इज वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, क्विज तो मैंने अनाउंस कर दिया था। मुझे दूसरी क्लास कह रही थी कि फ्रैंको की भी बुक है और सेडिको की भी बुक है और मिला के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो हम कितने प्रॉब्लम्स करें। तो ये आई थिंक दैट इज फेयर इनफ। वो तकरीबन 150-200 प्रॉब्लम हो जाता है एक एक चैप्टर का, और वो नहीं, टाइम ही नहीं है सिंपली। तो आपके लिए उसमें मेरी सजेशन ये है, मैंने उनको भी यही कहा था कि एक किसी किताब में से कर लें। आपकी मर्जी है सेडिको में से कर लें, आपकी मर्जी है फ्रैंको में से कर लें, जिसमें से मर्जी कर लें। अच्छा, जब आप प्रॉब्लम्स करने लगे ना, तो उसमें आपने करना क्या है कि डिपेंडेंट सोर्सेज के प्रॉब्लम्स नहीं करने, और वो जो ट्रांसफार्मर के कपल्ड कॉइल्स के प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं करने, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ओपैम्प्स के प्रॉब्लम्स आपने नहीं करने। तो ये तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपके निकल जाएंगे। बाकी भी जो प्रॉब्लम्स आप कर रहे हैं उसमें से चाहे तो ऑड नंबर्ड प्रॉब्लम्स कर लें, चाहे तो इवन नंबर्ड प्रॉब्लम्स कर लें। ठीक है, तो जब आप ये सारा कुछ अपने प्रॉब्लम सेट पे, लेट्स से फ्रैंको पे अप्लाई करेंगे, तो आपके टोटल प्रॉब्लम्स तकरीबन कम होकर 25-30 के करीब रह जाएंगे। उसमें भी जो आपको लगता है बिल्कुल बेसिक बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं, एक ही जैसे 3-4 हैं, उनको आप कर लें, मतलब उनमें से एक आध कर लीजिए, और बाकियों को आप उस तरीके से हैंडल कर लें। तो आई होप उससे आपका जो प्रॉब्लम करने का एक स्पेक्ट्रम है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई सुन रहा है मेरी बात? ओके मैम। अच्छा, बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया। मैंने कहा कि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छी बात की थी। ठीक है, इस तरह से। Ma'am, जी सर। ma'am, this circuit that you just solved, this was for the initially discharge case, right? It was for a voltage source that was 2 u of t, and the voltage source was initially 0. For t less than 0 it was 0. So yes, you can say that the circuit was initially discharged. Okay, ma'am. Thanks, ma'am. नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। कोई और भी प्रॉब्लम हो आप काइंडली मुझे टीम्स पे जरूर बता दें, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं अटेंडेंस ले लूं। मोहम्मद तलहा खान, Present, ma'am. फरहान अहमद अब्बासी, प्रेजेंट मैम। सैयद माहम रजा, Present, ma'am. लारेब लाइक, Present, ma'am. सरदार सोबान कासिम, सरदार सोबान कासिम। प्रेजेंट मैम। अच्छा ठीक है, मोहम्मद उमैर सुहेल, प्रेजेंट मैम। असफंदियार खान, प्रेजेंट मैम। उमैर इरफान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी, प्रेजेंट मैम। उसैद अहमद, प्रेजेंट मैम। जी। उसके बाद है तैयब जुल्फकार, अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, प्रेजेंट मैम। शहाब खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद खान, प्रेजेंट मैम। जवार खान, जवार खान, मोहम्मद मैम एहसन। वो प्रेजेंट है, उनका कनेक्टिविटी इश्यूज है हॉस्टल में। चलो ठीक है, मोहम्मद ईशान, प्रेजेंट मैम। मिराल कमाल, Present, ma'am. उमर जावेद, प्रेजेंट। जाकिर, प्रेजेंट मैम। जी, शाहजेब अली जरमस्त, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अमार, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद जाफिर, प्रेजेंट मैम। अवैस रजा, इब्तिशाम अली असद, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। नूरुलैन जहरा, Present, ma'am. हमादुर रहमान, हमजा इमरान,
Present, ma'am. शहीदुर रहमान सैयद, मैम वो प्रेजेंट है मैम, वो उनका मैसेज आया है, वो उनका माइक शायद नहीं चल रहा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, Welcome, इसके ma'am. बाद है अली हसन तारिक। अली हसन तारिक, राजा जैन खालिद, Present, ma'am. मुर्तजा कमाल दुरानी, Present, ma'am. यासिर अली, यासिर अली, सज्जाद अली, सज्जाद अली, Present, ma'am. Present, ma'am. उस्मान जुल्फिकार, Present, ma'am. आयशा फवाद, Present, ma'am. मोहम्मद सुलेमान फैसल, Present, ma'am. मोहम्मद तौसीफ, Present, ma'am. अरसलान तारिक, Present, ma'am. अच्छा जी, मोहम्मद अवैस नजाकत। प्रेजेंट मैम। ये अटेंडेंस आपकी कंप्लीट हो गई। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बताइए। मैम ये अवैस रजा वो बोले हैं शायद, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आई। वो कहते हैं मैं उसमें चैट में भी लिख देता हूँ, तो उनकी अटेंडेंस काइंडली लगा दें। अवैस रजा जी लगा दी उनको, कहें कोई मसला नहीं है, हो गया ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा सर, आपका ये आज ख़त्म हो गया ये चैप्टर 9, और चैप्टर 9 में आप फ्रैंको में जाके देखेंगे तो उसने बेतहाशा काम करवाया हुआ है। उसमें से जो पोर्शन मैंने करवाया है वो है जो कि आपको मेरी लेक्चर स्लाइड्स में से मिलेगा, ठीक है। तो अपने सिलेबस के लिए पूरे के पूरे चैप्टर 9 को ना कंसिडर कीजिएगा, बल्कि लेक्चर स्लाइड्स को अपना सिलेबस के तौर पे रखें कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं सिर्फ उसी में से पूछूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछा करती होती। तो वो आपके पास है, और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप एंड ऑफ चैप्टर में से कर लें। और कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सीआर के थ्रू कर लें, डायरेक्टली कर लें, टीम्स पे कर लें। मेरा टीम्स पे मुझे जल्दी पता चल जाता है और मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, ठीक है। सो अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो बताइए। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो।